गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह, और अपनी तैयारी को अच्छी तरह सभी लोग कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग अच्छी तरह मन लगाकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। जो बच्चे 11th की क्लास में हैं वो 11th के कोर्स को अच्छी तरह कवर करें, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपने कोर्स को लगातार रिवाइज रखें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह होती रहे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन को कवर किया, फ्रिक्शन पार्ट 1 और फ्रिक्शन पार्ट 2 को कवर किया। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो फ्रिक्शन के दोनों वीडियोस, फ्रिक्शन पार्ट 1 फ्रिक्शन पार्ट 2 के नोट्स बना लें और साथ साथ उनको रिवाइज भी करें। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बच्चों आगे फ्रिक्शन के लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ केसेस स्टडी करेंगे, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण की कुछ स्थितियां, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम्स लगाने में सहायता हो, और साथ में रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे आने वाले फ्रिक्शन के जितने भी 2 या 3 वीडियोज़ होंगे वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग रेगुलरिटी से उनकी स्टडी करें और लगातार अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स को बनाते रहें। ठीक है, तो सभी लोग नोटबुक निकाल लें और साथ साथ नोट करते चलें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हो स्थैतिक घर्षण। दूसरा फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। और तीसरा फ्रिक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था काइनेटिक फ्रिक्शन, अर्थात गतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन था Fs, लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमांत घर्षण Fs मैक्सिमम, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जिसको गतिक घर्षण कहते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fk। तीनों फ्रिक्शन सबको समझ में आ गए होंगे, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रिक्शन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, और 11th के कोर्स में तो फ्रिक्शन है ही इंपॉर्टेंट। तो बहुत मन लगा करके आप लोग उसको पढ़ें, एक एक बारीकी फ्रिक्शन की सीखें, और जितनी भी बातें आपको फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में बताई जा रही हैं उनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसा फ्रिक्शन जो बॉडी को रेस्ट में मेंटेन रखता है, किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी घर्षण आवश्यक है, द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेस्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोगों ने बच्चों बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन अर्थात स्थैतिक घर्षण। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स को लगातार बढ़ाते हो, थोड़ा सा डायग्राम बना दें तो जल्दी और रिवीजन में आ जाएगा आपके। जैसे m मास का कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हो, ठीक है, m द्रव्यमान की कोई भी एक वस्तु है जो किसी तल पर रखी है, और इस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, F एक्सटर्नल बाह्य बल, और यहां पर एक फ्रिक्शन आ गया Fs। जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ये बात ध्यान देने वाली है, क्वेश्चन लगाते समय इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सीख लें। जब तक किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाओगे, कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे, तब तक उस पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना कि फ्रिक्शन ही उसको रोके है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक उस पर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे या बॉडी को चलाने का प्रयत्न करोगे, वी वांट टू ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसको खींचते हैं, कुछ भी करें, तो जैसे ही हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे, चाहे वो पुशिंग फोर्स हो, चाहे वो पुलिंग फोर्स हो, या हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, क्षैतिज बल, तब वैसे ही उसमें फ्रिक्शन काम करने लगता है। तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता। इस बात को आप अपनी मेमोरी में रख लें, ठीक है। तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में लगाया तो यहां पर एक फ्रिक्शन आ गया Fs।
अगर एफ एक्सटर्नल 0 देन एफ एस 0। कभी भी कोई आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ दे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको ना दिया जाए और कहते घर्षण बताइए, तो आप कैलकुलेशन नहीं करने लगोगे कि आप फार्मूला लगा दो एफ इज इक्वल टू म्यू आर या एफ इज इक्वल टू म्यू एन और आर एक ही होता है नॉर्मल रिएक्शन। कुछ बच्चों ने एन पढ़ा होगा, कुछ ने आर पढ़ा होगा। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक फ्रिक्शन भी नहीं आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स जैसे आएगा वैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई। तो पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो बॉडी को रेस्ट में मेंटेन रखता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी घर्षण आवश्यक है उसी को हम लोग बोलते थे स्थैतिक घर्षण। तो एफ एक्सटर्नल तो बॉडी को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो एफ एस है, जो स्टैटिकल फ्रिक्शन है, वो बॉडी को आगे बढ़ने से अपोज करता है, यानी वस्तु को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो एफ एस का काम है बॉडी को रेस्ट में रखना। तो एफ एस तो आपने समझ में आ गया। एफ एस का फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हो। ये एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एस आर या म्यू एस एन, और इसी को हम लोगों ने पढ़ा था एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, एम जी को बोलते हो वेट ऑफ द बॉडी, वस्तु का भार, और एन को आप लोग बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन, मींस अभिलंब प्रतिक्रिया। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। अभिलंब प्रतिक्रिया सदैव सतह के अभिलंबवत होती है। एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने पढ़ा था, इसको डिस्क्राइब किया था। तो जो बच्चे ना पढ़ा हो वो यूट्यूब में टाइप करें फ्रिक्शन फोर्स पार्ट 2, ठीक है ना, या कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, तो सारे वीडियोस खुल के आ जाएंगे। उसमें पार्ट 2 की आप स्टडी कर लें और उसके नोट्स बना लें। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल टू हो गया म्यू एस एम जी। अब बच्चों आगे की बात, अगर हम लोग बॉडी को आगे मूव कराना चाहते हैं तो हम वाय बल को बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स को आप बढ़ाओगे, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई थी कि एफ एक्सटर्नल जितना ज़्यादा होगा, वाय बल जितना ज़्यादा, स्टैटिकल फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा और बॉडी को आगे बढ़ने से रोकेगा, अपोज करेगा। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दें कि एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाए, एफ एस अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ले, तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात इसी को हम लोगों ने पढ़ा था सीमांत घर्षण। ठीक है ना, तो सीमांत घर्षण का मतलब क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी आपको रिवाइज हो गया। इसका भी फार्मूला बच्चों वही होता है, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस, और यहां पर क्या होता है एम जी। फार्मूले में कोई बदलाव नहीं, जो स्टैटिकल फ्रिक्शन है उसी की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी कि अगर हम एक्सटर्नल को इतना बढ़ा दें कि बॉडी मूव करने लगे, बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस, वस्तु जो है वो सतह पर चलने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, अर्थात गतिक घर्षण। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ के, और जो एफ के था दैट इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, और एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। क्लियर, तो सभी को पूरी बातें समझ में आ गई। तीनों फ्रिक्शन एक बार फिर से रिवाइज हो गए। पहला फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। दूसरा होता है लिमिटिंग, सीमांत घर्षण, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। और थर्ड फ्रिक्शन इज काइनेटिक, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी। यहां पर म्यू के को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस और म्यू के में आपको रिलेशन को पता है, म्यू एस हमेशा म्यू के से ज्यादा, म्यू एस को बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के को बोलते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है, ये भी आपने पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। किसी सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण गुणांक जितना ज्यादा होगा वो बॉडी रफ होगी, खुरदुरी होगी, उसमें घर्षण बल ज्यादा कार्य करेगा। और अगर किसी बॉडी का या किसी भी सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण गुणांक कम होगा, तो वो बॉडी का तल क्या होगा, स्मूथ होगा, चिकना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सरफेस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। घर्षण बल सतह के ताप पर भी निर्भर है, घर्षण बल संपर्क तलों की
प्रकृति पर भी निर्भर है, और फ्रिक्शन फोर्स जिस बात पर डिपेंड नहीं होता था अर्थात निर्भर नहीं करता था उसको हम लोग बोलते थे एरिया ऑफ द प्लेन। एरिया ऑफ द प्लेन, किसी भी तल के क्षेत्रफल पर, किसी भी तल के एरिया पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि छोटा एरिया है तो फ्रिक्शन कम होगा, बड़ा एरिया है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ये भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड है? नेचर ऑफ सरफेस, तलों की प्रकृति पर डिपेंड है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, सतहों के ताप पर निर्भर है, लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड किस पर नहीं है? एरिया या कांटेक्ट एरिया पर अर्थात संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर घर्षण का मान निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये सारी चीजें एक बार आप फिर से समझ लें, और जिन बच्चों ने इनको नहीं पढ़ा है वो इसको नोट कर लें, जिससे आगे का लेक्चर आपको और अच्छी तरह समझ में आए। लिख लें जल्दी से। मेरे बच्चों सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक का? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? जो बॉडी को रेस्ट में मेंटेन रखे, और काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी मूव करने लगे तो जो फ्रिक्शन काम करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स कम होगा, बाह्य बल जो वस्तु पर काम कर रहा है जब तक वो कम होगा तब तक फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? स्टैटिक। और जब एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो बॉडी आगे मूव करने वाली होगी, उस समय जो फोर्स लगेगा उसको कहते हो लिमिटिंग। और जब एक बार वस्तु चलना प्रारंभ कर दे तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक अर्थात गतिक घर्षण। क्लियर हो गया? तो पूरा खेल किसका है? एक्सटर्नल फोर्स F का, बाह्य बल F का पूरा रोल होता है बॉडी के फ्रिक्शन में। ठीक है? जैसे हम लोगों ने ये कहा कि एक्स एक्सिस में हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वाई अक्ष में घर्षण और एक्स अक्ष में वाय बल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। ठीक है? और कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो क्या है कि कोई भी एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर क्या लगता है? एक्सटर्नल फोर्स। इस पर क्या लगता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? शुरुआत में जब आप एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई करोगे तो सभी लोग जानते हो फ्रिक्शन होगा Fs। फ्रिक्शन क्या होगा? Fs। और जब F एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाओगे तो Fs बढ़ते बढ़ते क्या होगा? मैक्सिमम। यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? Fs। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे वाय बल को आप बढ़ाओगे, मेरे ये कहने का मतलब है वस्तु पर लगने वाले वाय बल को बढ़ाने पर स्थैतिक घर्षण बल का मान भी उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। क्लियर? तो जब F एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो स्टैटिकल फ्रिक्शन या फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या बताता है? एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने पर Fs की वैल्यू बढ़ रही है या फिर फ्रिक्शन बढ़ रहा है। फिर आप F एक्सटर्नल को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर देते हो कि Fs हो जाता है मैक्सिमम। Fs क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो Fs हो गया बच्चों मैक्सिमम, और उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है वो हो जाता है कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ का। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। सभी लोग ध्यान से समझें, जब एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो Fs बढ़ेगा यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बॉडी किस में मेंटेन होगी? रेस्ट में मेंटेन होगी। क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया? दिस वैल्यू आपको ये बताती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है? फिर Fs की जो मैक्सिमम वैल्यू आई ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो गया। सीमांत घर्षण, दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोग कहते हो। यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं और थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको सीमांत घर्षण बोला जाता है। Fs की मैक्सिमम वैल्यू को ही आप लोग क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक? यहां पर दिखा दें क्या? ऐसे। और उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन अर्थात गतिक घर्षण। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Fk और स्टैटिकल फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई Fs। तो पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में जब एक्सटर्नल फोर्स को आप बढ़ाओगे, बाह्य बल को आप इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया।
और जब Fs हो गया मैक्सिमम तो उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमांत घर्षण। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो फ्रिक्शन था जब बॉडी चलने लगी तो फ्रिक्शन क्या हो गया, काइनेटिक, जो कि एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है, कांस्टेंट अर्थात नियत घर्षण बल। तो पहला फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद जो फ्रिक्शन आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कई एग्जाम्स में, ठीक है, इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरिएशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि घर्षण और वायु बल के बीच में ग्राफ कैसा होता है, तो आप इस प्रकार का ग्राफ बना के दिखा दोगे। ऐसा ग्राफ होता है, या ग्राफ बना करके आपसे कुछ पूछा जाए तो बड़ा आसान है, आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें। और यदि आपको पढ़ने में अच्छी तरह समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, हर एक टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मन लगाकर अच्छी तरह आप अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमको सारी बातें क्लियर हो गई कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ बना लिया सभी लोगों ने, किसके किसके बीच का ग्राफ, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का ग्राफ। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब वायु बल और फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ, घर्षण बल। रफ कर दिया जाए इसको, जल्दी से ड्रॉ कर लें। ग्राफ क्लियर हो गया बच्चों। तो एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शन के बीच का जो ग्राफ था उसको भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एफ एस और एफ के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेके चलते हैं, क्वेश्चंस। पहले आप लोग उनको समझें जिससे आपको और भी प्रॉब्लम्स लगाने के लिए तरीके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस सरफेस पर 10 kg का कोई भी एक ब्लॉक हमने रखा, या चलो 5 kg कर लें, जिस पर 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है। और जिस सरफेस पर यह ब्लॉक रखा हुआ है इसकी म्यू वैल्यू है 0.5 लेट कर लेते हैं, 0.5। और आपको यह फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दैट बॉडी मूव्स या ब्लॉक मूव्स आर नॉट। पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं, और यदि चलेगा देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आप ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता लगाएंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? 5 किलोग्राम की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक ऐसे सरफेस पे हमने रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, उस पर 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। आपको ये पहले तो पता लगाना है कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों होगी कैपिटल एन अपवर्ड, और चूंकि फोर्स लग रहा है आगे तो यहां पर होगा फ्रिक्शन बैकवर्ड, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो बॉडी के आगे चलने को अपोज करेगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, मास कितना है 5, जी की वैल्यू कितनी है 10। क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आ गया F इज इक्वल टू 0.5 का मीन्स 5/10 इंटू 5 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 25 न्यूटन। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 25 न्यूटन का घर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कितने न्यूटन के फोर्स से बॉडी को खींचा, 20 न्यूटन। और जैसे ही 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया वो कितने न्यूटन का आया, 25 न्यूटन। हम लोग एक कंडीशन जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ फ्रिक्शन, ये सदैव
एप्लाइड फोर्स से कम होना चाहिए। बस आप इस कंडीशन को दिमाग में रखो। कोई भी बॉडी अगर मूव करानी है, अगर किसी वस्तु को सतह पर चलाना है, तो वाय बल का मान जो एप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। इस कंडीशन को आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे। दिस इज द कंडीशन फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। वस्तु के गति करने की ये स्थिति है। लेकिन अपने वाले केस में क्या हुआ, हेयर फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 25 न्यूटन, और एप्लाइड फोर्स कितना है बच्चों, एप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन। तो कौन बड़ा, बोलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। दैट मींस ब्लॉक डजंट मूव ऑन द सरफेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो ब्लॉक होगा वो सरफेस पर मूव नहीं करेगा। और सीधी सी बात है बच्चों, जब ब्लॉक सरफेस पर मूव नहीं करेगा तो उसमें वेलोसिटी नहीं है, v इज इक्वल टू 0, और जब वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी 0 है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी में ना तो कोई मोशन है और ना ही कोई एक्सीलरेशन है। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी नहीं है तो काहे का एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो दोनों आंसर आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आया वो कितने न्यूटन का है, 25 न्यूटन का। और ये 25 न्यूटन का फोर्स बॉडी को अपोज कर रहा है, ब्लॉक को अपोज कर रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है वो सरफेस पर रखा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात हमको क्या पता चली, जब ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। क्लियर हो गया, नोट कर लें आप लोग इसको। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें। किसी भी वस्तु की गति अवस्था के लिए, फॉर द मूविंग स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर एप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है तो बॉडी आगे मूव नहीं करेगी, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर हो गया। तो सभी को ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको पहले तो ये पता लगाना था कि वस्तु गतिशील होगी या नहीं, तो हमको पता चला कि बॉडी नहीं मूव करेगी, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर मूव नहीं करेगी तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, इसी क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी ध्यान दो। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, और यहां पर कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, और एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों के पास में है बच्चों, या पहले अभी हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसको भी आप समझ लें। और ये है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, और ये है mg, दैट मीन्स 5g। और हमने आपसे पूछ दिया कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। जो ब्लॉक है उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, आप ये बताएं, जल्दी से बताएं सभी लोग, कितना फ्रिक्शन लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन तब एराइज होता है जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक बॉडी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि इस वाले फिगर में या इस वाली प्रॉब्लम में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। कई बच्चे फार्मूला लगा देते हैं F इज इक्वल टू म्यू mg, और कोशिश करते रहते हैं शायद इससे कुछ आए, और चूंकि यहां तो म्यू की वैल्यू आपको कुछ दी नहीं गई है, ध्यान रखना, तो आप परेशान कतई भी ना हो। आपको मेन क्या ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि व्हेन एप्लाइड फोर्स, जब वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल F एक्सटर्नल क्या होगा, 0 होगा,
तो बॉडी का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या जीरो होगा, ब्लॉक पर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ नो एनी फ्रिक्शन, यहां पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या बात क्लियर हुई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। रब कर दें इसको, बहुत अच्छी बात। तो ये दूसरी बात अभी हम लोगों ने समझी। पहला केस अभी हम लोगों ने क्या समझा, क्या हमको समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी और अगर अप्लाइड फोर्स कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आप और समझें। फिर से हम लोगों ने वही प्रॉब्लम ली, थोड़ा सा चेंज किया। 5 kg का कोई ब्लॉक है, 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है। इस बार फोर्स को चलो बदल दें, 10 न्यूटन का कर दें। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का कर दें। और सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू वो 0.4 है। क्लियर। और आपको ये बताना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाई सरफेस, सतह के द्वारा कितना घर्षण बल ब्लॉक पर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक्स है, इनको आप अच्छी तरह समझें। सभी लोग जानते हो फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है घर्षण बल का, वो होता है बच्चों F इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू हमको क्या दी है 0.4, मास कितना गिवन है 5 और जी की वैल्यू हो गई क्या 10। तो 4/10 इंटू 5 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, दैट मीन दिस इज द 20 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन का। अच्छा एक बात आप लोग याद रखें, यहां पर एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पढ़ते समय उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने जब लेक्चर को 11th में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने या जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने इस पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन आप एक चीज जानते हो कि फ्रिक्शनल इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। घर्षण एक स्वयं उत्पन्न होने वाला बल है। जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन जीरो बना रहता है, फ्रिक्शन शांत रहता है, जीरो रहता है ही नहीं फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही बॉडी को खींचने का प्रयास करोगे फ्रिक्शन आ जाएगा। और फ्रिक्शन आप ऐसे मानो कि एक्स्ट्रा कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। फ्रिक्शन का बस एक ही काम है कि बॉडी को चलने से रोकना। जितना एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए तुमने लगाया है, फ्रिक्शन उस फोर्स के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। मेरी बात को ध्यान से समझें सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से समझें। जब तक किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अभी आपने पीछे वाली प्रॉब्लम में क्या पढ़ा कि उस पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा, घर्षण आ जाएगा। ठीक है ना। और ये घर्षण क्या कार्य करेगा, ये फ्रिक्शन क्या कार्य करेगा, ये उस एक्सटर्नल फोर्स को या उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं F इज इक्वल टू म्यू एम जी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। बेटा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इस बात को आप लोग समझें। ये जो फ्रिक्शन आप लोग पढ़ते हो, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये अधिकतम घर्षण होता है F मैक्स। तो बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग रहा है 20, है ना। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमको यह समझ में आ रहा है कि 10 न्यूटन के फोर्स से हमने ब्लॉक को आगे खींचा और पीछे की ओर जो फोर्स लग गया वो 20 न्यूटन लग गया। तो क्या इसका यह मायने है कि ब्लॉक पीछे की ओर खिसक आएगा? आप ही समझो इस बात को कि 10 न्यूटन के फोर्स से ब्लॉक को आगे खींचा और 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया, तो कौन ज्यादा, 20 न्यूटन ज्यादा। किससे, 10 न्यूटन से। और एक तरफ आप कहते हो कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से तो बॉडी नहीं चलेगी, लेकिन अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से देखो तो जब फोर्स ज्यादा होता है तो एक्सीलरेशन आता है। तो हमको तो ये ऐसा आभास हो रहा है कि 20 न्यूटन अगर 10 न्यूटन से ज्यादा है तो 20 माइनस 10, दैट मीन्स अब भी जो नेट फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का पीछे की ओर लग रहा है। तो क्या बॉडी पीछे की ओर आएगी? नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। ऐसा कहां होता है?
हमने आपसे कहा कि आप एक बड़े से बॉक्स को खिसका के आगे ले जाओ, भारी है, उसमें वस्तुएं भरी हुई हैं, आपके घर के किसी कमरे में वो बॉक्स रखा हुआ है, आपने उस बॉक्स को फोर्स लगाया आगे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि उस बॉक्स ने आपको अचानक ढकेल दिया पीछे? अगर ऐसा हो जाए कि 20 न्यूटन पीछे, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक पे आगे और फ्रिक्शन ने कर दिया पीछे 20 न्यूटन, तो क्या वास्तविकता में 20 न्यूटन के बल ने हमको धक्का दिया पीछे? ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये समझने वाली बात है, बिकॉज फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो घर्षण बल है वो स्वनियोजित बल है, वो उतना ही कार्य करेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है और बॉडी को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी को 10 न्यूटन आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बॉडी आगे नहीं जा रही, ना पीछे आ रही। आगे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इस 20 न्यूटन से 10 न्यूटन ने इस 10 न्यूटन को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है ना? इस 20 न्यूटन से 20 न्यूटन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। इससे ज्यादा लगाओगे तो बॉडी, अगर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है बॉडी आगे चल दे। अगर आप इतना फोर्स लगा दो कि 20 से ज्यादा हो जाए, 25 न्यूटन लगा दो, ब्लॉक आगे चला जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे की ओर कितना है? 20 न्यूटन फ्रिक्शन, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो इस 20 न्यूटन का जो 10 न्यूटन पार्ट होगा, मेरी बात को समझें, 20 न्यूटन का जो 10 न्यूटन पार्ट होगा वो इस 10 न्यूटन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो केवल कितना घर्षण आवश्यक हुआ? जो फ्रिक्शन रिक्वायर हुआ वो हुआ ओनली 10 न्यूटन। तो अगर इस क्वेश्चन में हम आंसर को लिखना चाहें, द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, आवश्यक घर्षण बल, ठीक है, आवश्यक घर्षण बल किस लिए? बॉडी को रेस्ट में मेंटेन करने के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर होगा कितने न्यूटन? 10 न्यूटन। तो आप कहोगे सर तो फिर 20 क्या है जो कैलकुलेशन से आया? तो मेरा जवाब फिर से वही होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर हम आपसे यहां पे कह देते कि फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो आपका आंसर क्या होता? 20 न्यूटन। और अगर ओनली हम लोगों ने बोला फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आया क्या? फिर से एक बार समझ लें। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ज्यादा से ज्यादा घर्षण इस ब्लॉक पे कितना लगेगा? 20 न्यूटन जो सरफेस लगाएगा। क्लियर? लेकिन क्या 20 न्यूटन 10 न्यूटन के काम आ रहा है या 10 न्यूटन को अपोज कर रहा है? नहीं कर रहा। 20 न्यूटन का केवल 10 न्यूटन पार्ट इस 10 न्यूटन को कैंसिलेट कर रहा है, वाय बल के प्रभाव को समाप्त कर रहा है। इसलिए जो 20 न्यूटन है दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। और जो 10 न्यूटन है दिस इज द स्टैटिकल फ्रिक्शन, ये स्थैतिक घर्षण है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, यहां पर सपोज दैट 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा है 20 न्यूटन, और म्यूएस की वैल्यू है 0.3 और म्यूके की वैल्यू है 0.2। ठीक है? क्वेश्चन में हम लोगों से फिर से पूछा गया है फाइंड ब्लॉक मूव्स आर नॉट। ये पता लगाओ कि ब्लॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर हम लोगों से कहा गया काइनेटिक फ्रिक्शन बताएं कितना होगा, गतिक घर्षण, और फिर हम लोगों से कहा गया एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आप इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। क्या क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है? पहले तो यह पता लगाना है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या पता लगाना है? गतिक घर्षण बल कितना है। और तीसरी बात हमको क्या पता लगाना है कि जो ब्लॉक है इसका त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन कितना है। ठीक है?
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, उसी को आप लोग बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात सीमांत घर्षण। तो पहले हम लोग चेक करेंगे सीमांत घर्षण बल एफएस मैक्स, या फिर इसी को एफएल भी कहते हो, और ये होता है म्यूएस mg। तो म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.3, m कितना है 5, g की वैल्यू कितना है 10, 3/10 इंटू 5 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 50 न्यूटन। इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण बल कार्य करेगा। कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन का। अब जरा ध्यान से आप इस बात को समझो, एप्लाइड फोर्स कितना है, सिंस एफ एप्लाइड आरोपित वाह्य बल कितना है बच्चों 20 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है एफएल इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो कौन ज्यादा है, एप्लाइड फोर्स। यानी वो हमारी जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है कि एप्लाइड फोर्स ज्यादा होना चाहिए, किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। यह कंडीशन यहां पर पूरी तरह लागू हो रही है। एप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स है 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, बताएं आप लोग। क्या इस दशा में ब्लॉक आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, इस दशा में ब्लॉक आगे बढ़ेगा। जो वस्तु हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है ये आगे की ओर चलेगी, बॉडी आगे की ओर मूव करेगी, अर्थात ब्लॉक आगे की ओर खिसकेगा। ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड, ब्लॉक आगे की ओर चलेगा, ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड। इसका मतलब दैट मीन्स ब्लॉक मूव्स ऑन सरफेस। जब ब्लॉक सरफेस पे मूव करेगा, पहला आंसर तो हो गया, फाइंड ब्लॉक मूव्स आर नॉट, तो आंसर है मूव्स। ब्लॉक सरफेस पर चलेगा, गति करेगा, ब्लॉक गति करेगा, जो ब्लॉक है वो गति करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। अगर ब्लॉक आगे की ओर मूव करेगा तो अब कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। याद है सभी को, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पर चलना प्रारंभ कर दे तो घर्षण बल कहलाता है बच्चों गतिक घर्षण बल। तो पहला पार्ट आप जल्दी से नोट कर लें। अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यूके mg, और म्यूके की वैल्यू हमको क्या दी है 0.2, मास कितना दिया है 5, और g की वैल्यू कितनी 10, तो ये आया 2/10, 10 से 10 कैंसिल, दैट मीन्स कितने न्यूटन आया 10 न्यूटन। कितने न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में होगा, तो आंसर है 10 न्यूटन का गतिक घर्षण बल इस केस में कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, फिर से आप देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम फ्रिक्शन काउंट किया। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यूएस mg, तो ये वैल्यू आई 15 न्यूटन, इसी को एफएल कहते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने क्या किया, अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंडीशन को चेक किया, तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से, इसका मतलब ये ब्लॉक 20 न्यूटन का बल लगाने पर आगे की ओर चलेगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है Fk इज इक्वल टू म्यूके mg, सो आंसर विल बी 10 न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, IIT जी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जो एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना वो सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। नोट कर लें बच्चों, जल्दी से कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए कि क्वेश्चन मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई जल्दबाजी क्वेश्चन को करने में मेरी तरफ से नहीं है। रब कर दें, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। थर्ड पार्ट बच्चों हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है एक्सीलरेशन को काउंट करें, ब्लॉक के एक्सीलरेशन को आप पता लगाएं। क्या क्या हमको पता चला, आगे की ओर फोर्स कितना, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, चलो आगे की ओर फोर्स कितना 20 न्यूटन,
और Fk कितना 10 न्यूटन, तो पीछे की ओर Fk हो गया, Fk इज द 10 न्यूटन, F अप्लाइड हो गया कितना 20 न्यूटन। क्लियर। और आपको बताना है एक्सीलरेशन, तो पहले आप लोग क्या निकालोगे, देखो वेक्टर लॉ से, दिस इज 20 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है 20 माइनस 10, दैट मीन्स 10 न्यूटन। पता है ना सबको वेक्टर प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, उनके डिफरेंस को लेकर के, R इज इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसे F1 माइनस F2 तो 20 माइनस दिस तो 10 न्यूटन। और अब हमको निकालना है एक्सीलरेशन, तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। नेट फोर्स कितना है 10 और मास कितना है 5, दैट मीन्स ब्लॉक में कितना एक्सीलरेशन आएगा, ब्लॉक में जो एक्सीलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चों बात सभी को समझ में आ गई, कितना एक्सीलरेशन ब्लॉक में होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ऐसे करके प्रॉब्लम लगाई जाती है फ्रिक्शन की। क्लियर। एक क्वेश्चन और आप करोगे क्या, चलो नोट कर लिया, रब कर दिया जाए इसको, जल्दी से नोट करें। जिसका ना नोट हुआ हो वीडियो को वहीं पर पॉज कर लो और फिर आगे की ओर बढ़ो। अब एक क्वेश्चन और ऐसा लगा लो तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कुछ डेटा में बदलाव कर दें, कुछ डेटा में चेंज कर दें, ब्लॉक को इतना ही रखें क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन का है, जो म्यूएस है वो 0.3 है और जो म्यूके है, क्लियर, वो 0.1 है। आपको क्या क्या निकालना है, पहले आपको पता लगाना है कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको क्या पता लगाना है, गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा आपको क्या पता लगाना है, एक्सीलरेशन। चलिए ट्राई करें। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बोलें। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सीमांत घर्षण मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसी को हमने बोला था मैक्सिमम फ्रिक्शन, अधिकतम घर्षण बल। मैक्सिमम फ्रिक्शन को निकालने का तरीका Fs मैक्सिमम, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन Fl। और ये फार्मूला क्या होता है बच्चों, म्यूएस mg। बोले म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.3, मास कितना है 5, g की वैल्यू क्या है 10। बोलो कितने न्यूटन आया, दिस इज 15 न्यूटन ओनली। कितना आया 15 न्यूटन। अब हमने क्या देखा कि 30 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, सिंस ध्यान से समझें, F अप्लाइड है बच्चों 30 न्यूटन। और उसके बाद में जो पीछे की ओर फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना है 15 न्यूटन। तो बताएं आप लोग, घर्षण बल कम है, लगाया गया बल ज्यादा है। आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, दैट मीन्स ब्लॉक मूव्स, दैट मीन्स ब्लॉक मूव्स। इसका मतलब जो ब्लॉक होगा वो मूव करेगा। दिस इज फर्स्ट आंसर। क्लियर। तो जो उसने पहला पार्ट पूछा था ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, तो इसका भी आंसर है ब्लॉक मूव करेगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ब्लॉक आगे की ओर चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन अर्थात गतिक घर्षण बल। सभी लोग जानते हो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यूके mg, और म्यूके की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.1, मास कितना है 5, g की वैल्यू है 10, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो गतिक घर्षण बल हमारे पास कितने न्यूटन का आएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर। काइनेटिक फ्रिक्शन और गतिक घर्षण एक ही होता है, किसी को भी अपने मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमको 2 ही भाषाएं आती हैं इसलिए हमने इसमें बता दिया, अगली आती होती तो हम उसमें बता देते। ठीक है, तो यहां पर हो गया Fk इज इक्वल टू म्यूके mg, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन हम क्या हैं, भारतवासी, हमको किसमें पढ़ना चाहिए, हिंदी में। लेकिन
फिर भी आजकल की स्टडी मोस्ट ऑफ इंग्लिश में हो गई है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में भी कोर्स को कवर अप करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में हमको बच्चों क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में हमको निकालना है एक्सीलरेशन। बताइए एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे? F माइनस एफ के अपॉन एम। एक्सटर्नल फोर्स कितने न्यूटन का है? 30, और एफ के कितना है? 5, और बॉडी का मास कितना है? 5। 30 माइनस 5 25, और 25/5, दैट मीन्स आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द गिवन ब्लॉक। ये दिए गए ब्लॉक का एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण है। सभी को क्लियर हो गया? तो दो प्रॉब्लम ऐसे लगा कि मैंने आपको दिखा दी जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। पहले तो ये सीखा कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो फ्रिक्शन नहीं होता, एक क्वेश्चन उसका लगाया। अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कम हो और फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन कैसे पहचानते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा अगले प्रॉब्लम में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो तो बॉडी मूव करेगी, और अगर बॉडी मूव करेगी आगे की ओर चलेगी तो उसमें एफएस और एफके निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, और एक्सीलरेशन निकालने के लिए F माइनस एफ के अपॉन एम को किया। इस प्रकार हम लोगों ने बॉडी के एक्सीलरेशन को काउंट किया। और उससे पहले हम लोगों ने ग्राफ भी स्टडी किया, स्टैटिक फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो सभी बच्चों को आज का पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही फ्रिक्शन का अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग भी फ्रिक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करेंगे और आपको अन्य वैरायटी भी बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग फ्रिक्शन को और सिंपल भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जितनी ज़्यादा जीवन में पढ़ाई करोगे उतनी ही ज़्यादा तरक्की करोगे, ऐसा सभी लोग कहते हैं, तो हम भी कहते हैं और ये सही भी है। इसलिए आप लोग जितना अच्छी तरह हो सके आप अपनी तैयारी करें। जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं वो लोग खास तौर से इस बात को ध्यान रखें, अगर आपका 11th बहुत स्ट्रांग होगा पढ़ाई में, आपके 11th का कोर्स जितना अच्छा आपने पढ़ा होगा, आपको कंपटीशन की तैयारी करते समय उतनी ही सुविधा होगी। इसलिए कृपया आप लोग 11th में बहुत अच्छी मेहनत करें और आगे अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करें। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी 11th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, वो लोग भी बहुत मन लगाकर इन चीज़ों को पढ़ें। मैं हर एक वीडियो में बहुत बेसिक से आपको बताने का प्रयास करता हूं, इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह समझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पिछले वीडियोस जाकर पढ़ें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आपको आगे आने वाली वीडियोस भी इसी प्रकार मिलते रहें। ठीक है बच्चों? तो बस आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। सभी लोग तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट लेकर हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।